हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनके अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और गाइज, आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं ईएमआई में, और वो होगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। अब गाइज, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है, या यूं कहें जहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करती है, राइट, तो आपने देखा है कि कोई लूप होती है, उसमें करंट फ्लो करती है। ये बात तो पहले से पता है आपको, फैराडेज लॉ वगैरह से। अब यहां पे थोड़ा सा और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी लूप में, किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रही है, उसका बेसिक सोर्स क्या है? बेसिक सोर्स है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी है वहां पे, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ ही रही होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे होंगे और करंट कंस्टिट्यूट कर रहे होंगे। अब हम लोग इस टॉपिक को स्पेशल डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई एक फील्ड होगी और किसी रीजन में, किसी भी एक रीजन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखने की कोशिश करेंगे कि कितनी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और कमाल की बात यह है गाइज कि कंडक्टर हो उस जगह या ना हो वो अलग बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जरूर एक इंड्यूस होती है। हाँ, ये बात अलग है कि वहां कंडक्टर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना चालू कर जाएगा, तो वहां पे एक करंट फ्लो करना चालू करेगी। लेकिन अगर कंडक्टर ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंड्यूस होती है। और कमाल की बात गाइज ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड जहां पे चेंज कर रही है, एग्जैक्टली उन्हीं रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है। उससे बियॉन्ड के रीजन्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। मतलब अगर मैं किसी एक सिलिंड्रिकल रीजन ले लिया और आर रेडियस का ले लिया, तो उसी जगह पर टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में दे रहा हूं, तो आप सोचोगे कि उसी के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। नो गाइज, उससे बाहर के रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। ठीक है, मतलब उससे दूर भी। अब ये बहुत ज्यादा आपको सरप्राइज भी नहीं करेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। अगर कोई यहां पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, राइट, तो बगल में अगर किसी में इंडक्शन प्रोसेस होना है तो क्या एकदम टच करना कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, राइट। तो ये चीज हम लोग देखेंगे कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कैसा हो रहा है, मतलब उसका नेचर कैसा है। तो ये भी बड़ी कमाल की फैक्ट है, वो समझनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर की होती है। बहुत गजब का यहां पे धमाका हो रहा है भाई कि ये नॉन कंजर्वेटिव है। अभी तक जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते आ रहे हैं, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते आ रहे हैं? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फील्ड अगर होती है तभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे होते हैं। जहां कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है वहां पोटेंशियल का कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है वहां पे। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में आइए, कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल डिफाइंड है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड अगर है, अगर वो कंजर्वेटिव है तो वहां मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफाइन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो वहां पोटेंशियल डिफाइन होती है। लेकिन इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इंड्यूस हो रही है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो कंजर्वेटिव नेचर की नहीं होती है। और कमाल की बात यह है कि उससे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो फील आएगी वो क्लोज लूप बनाएंगी। ऐसा होता है क्या? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है क्या? बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप नहीं बनाता। तो ये है ना कुछ थोड़ा अजीबोगरीब चीज। तो यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो चलिए देखते हैं, और इसका बेसिक्स आपको पता है, मैं उसको एक बार रिवील करता हूं। तो सपोज कीजिए कि किसी भी रीजन में, राइट, किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। ठीक है, बी इज द फंक्शन ऑफ टी, बी इज द फंक्शन ऑफ टी, राइट। और dv बाई dt की कुछ वैल्यू है, क्योंकि फंक्शन है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी इसकी। dv बाई dt की वैल्यू कुछ है अल्फा, राइट, वो टाइम पे डिपेंड कर रही होगी या टाइम से फ्री भी होगी। dv बाई dt की मैं बात कर रहा हूं। अब समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से। आप सब लोगों को पता है कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होती है, पोटेंशियल जो डिफरेंस होती है, राइट, डेल्टा भी होती है, डेल्टा भी बाई डेल्टा आर, या हम चाहें तो इसको dv बाई डी आर भी कह सकते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, सो dv विल बी माइनस ई डी आर। क्लियर है? तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करूं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और किसी क्लोज लूप पे बात करनी होगी, किसी क्लोज लूप पे बात करनी होगी। दिस इज द डेल्टा भी, एंड क्लोज लूप के लिए हम लोग इस तरह का सिंबल यूज कर सकते हैं, राइट। अब यहां पे समझते हैं, अगर हम इसे डेल्टा भी को हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं, ईएमएफ भी बोल सकते हैं। दिस इज ईएमएफ,
यहां तक में तो कोई इशू नहीं है, तो पहले से भी आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में ये सब चीजें आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया E डॉट डी आर, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बात में। अब समझिएगा, आपको पता है कि अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, तो आपको पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो होती है माइनस डी फाइव बाई डी टी। इतना तो पढ़ा है, ईएमएफ जो होती है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी होती है। वेरी गुड। तो अब हम लोग इसको यूज करेंगे, अगर मैं इसको यूज करूं तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो डी फाइव बाई डी टी जो हो रही है, डी फाइव बाई डी टी हो रही है, वो किसके इक्वल हो रही है? ई डी आर की। बोल सकते हैं वही चीजें, देखो फर्स्ट और सेकंड से बोल सकते हैं गाइस। तो हमने देखा क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है, ठीक है, उसका क्लॉज इंटीग्रल अगर मैं कर लूं, उसका क्लॉज इंटीग्रल मैं कर लूं, राइट, तो हमें क्या मिलेगा? डी फाइव बाई डी टी मिलेगा। क्लियर है? तो यहां से ये जो ई मिल रही है, दिस ई इज द इंड्यूस्ड। क्या हो रही है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्लॉज लूप की बात हो रही है, ई डॉट डी आर क्या हो रही है? क्लॉज लूप की बात हो रही है गाइस। ये जीरो होती है जनरली। ये क्या होता है? जनरली ये क्या होता है? किसी क्लॉज पाथ पर जीरो होती है। आप कंफ्यूज करोगे कि सर इसको तो कंजर्वेटिव फील्ड से लिखे हो। अगर कंजर्वेटिव फील्ड से लिखता तो ई डॉट डी आर की वैल्यू तो जीरो आनी चाहिए थी ना। देखो क्लॉज पाथ पर जीरो आनी चाहिए थी ना। आपको पता है कि क्लॉज लूप में टोटल घूमने पर टोटल वर्क क्या हो जाती है? जीरो। और वर्क क्या होता है? क्यू इंटू डेल्टा भी। और डेल्टा भी क्या होता है? ई डॉट डी आर, क्लॉज इंटीग्रल। अब सोचो, क्या ये जीरो होनी चाहिए थी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए? बिल्कुल होनी चाहिए थी। लेकिन अब आप ही बताओ कि किसी क्लॉज लूप में, खुद सोचो, किसी क्लॉज लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो क्या डी फाइव बाई डी टी जीरो होगी? बोलोगे सर कैसे होगा? फ्लक्स का रेट कैसे जीरो होगा? वो तो चेंज कर रही है फ्लक्स, क्योंकि बी चेंज कर रही है तो फ्लक्स भी चेंज हो रही होगी। तो साफ जाहिर है कि इस जगह पर फ्लक्स लगातार क्या हो रही है? चेंज कर रही है। मतलब डी फाइव बाई डी टी इज नॉट जीरो, ये तो पहले से क्लियर है। और यहां हम देख रहे हैं कि क्लॉज इंटीग्रल ई डी टी का वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है। लेकिन ये अगर कंजर्वेटिव होती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। अब आप सोच रहे होंगे सर कंजर्वेटिव में ये कैसे जीरो हो गया? कंजर्वेटिव फील्ड में क्या पढ़े हो कि जो वर्क डन होती है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है। अगर मैं एक क्लॉज लूप पे वापस घूम गया तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही हो गया, तो हमारा डेल्टा भी क्या हो गया? जीरो हो जाना चाहिए था। डेल्टा भी क्या हो जाना चाहिए था? जीरो हो जाना चाहिए था। तो वर्क क्या हो जाना चाहिए था? क्यू इंटू डेल्टा भी जीरो। डेल्टा भी क्या होता है? ये तो डेल्टा भी तो है, ये डेल्टा भी तो है, देखो। लेकिन ये चीज जीरो नहीं आ रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ई डॉट डी आर की वैल्यू आएगी। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जरूर कुछ अलग नेचर का है, कंजर्वेटिव नेचर का वो नहीं है, वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। तो यहां पे करेंगे, यहां पे कुछ बातें लिखेंगे कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू magnetic field is not conservative, right? ध्यान रखिए, कंजर्वेटिव नहीं होती है। और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विल बी या विल फॉर्म क्लॉज लूप, राइट? यहां से जेई में सवाल पूछा गया है, ठीक है, जेई में सवाल पूछा गया है। 2-3 ऑप्शंस थे फोटो बेसिस पे और एक क्लॉज लूप था। तो मैक्सिमम बच्चे तो उसे देख करके सोचे कि क्लॉज लूप, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी क्लॉज लूप हो ही नहीं सकती, तो उसे छोड़ के ही लोग सोचते हैं, बट वो गलत था, ठीक है। मतलब आपको क्लॉज लूप सोचना था वहां पे। तो होपफुली ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। थोड़ी सी नई टॉपिक है, एकदम से नया सा है, मतलब अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है थोड़ा अलग हटके है वो, राइट? तो इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब एक बात और, अगर फाई के बारे में बात करें तो क्या फाई को हम बी इंटू एरिया वेक्टर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बी चूंकि कांस्टेंट नहीं है तो एरिया बाहर हो जाएगी, यहाँ पे एरिया बाहर हो जाएगी और यहाँ पे डी बी बाई डी टी आ जाएगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो खैर ये तो हम लोग आगे सवाल करेंगे तो वहां पे ज्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे, एक जनरल क्वेश्चन करने की भी कोशिश करेंगे। क्या मेरी बात गेट कर रहे हो गाइस? क्या ज्यादा टफ है क्या? नो। और ध्यान इस बात का रखेंगे कि जहां जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, राइट, केवल उसी रीजन में, है ना, केवल उसी रीजन में
हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करेंगे, उससे अलग अलग रीजन्स में भी हो सकता है। अब आप सोच के देखो, मान लो कि यहां पे मैंने लूप बना रखा, अगर बहुत बड़ा भी लूप होता तो ठीक है, इस लूप के यहां पे नहीं, लेकिन उससे होकर के तो फ्लक्स चेंज हो रही है ना, छोटे रीजन में हो रही है, बड़े रीजन में हो रही है ना। तो बस फ्लक्स अगर चेंज कर रही है तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। डन, क्लियर है? चलिए पहले आप इसको कॉपी कीजिए, तो मैं आपको एक जनरल केस बताता हूं जो कि आपको काफी मजा आएगा इसमें। चलिए बच्चों, आइए एक कंसेप्ट या फिर क्वेश्चन कह लो, उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं, अच्छे से समझिएगा। सपोज कीजिए एक सिलिंड्रिकल रीजन है इस तरीके से, राइट, और इस सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है, राइट, कुछ इस तरीके से चेंज कर रही है। मैं इजी दे देता हूं, B इक्वल्स बी नॉट इंटू टी, ऐसा चेंज कर रही है, टाइम के अकॉर्डिंग B चेंज कर रही है, राइट। और इस सिलिंड्रिकल रीजन की जो रेडियस है वो कैपिटल R है, ये सिलिंड्रिकल रीजन है, राइट। अब सवाल इस बात का उठता है कि अगर कोई P पॉइंट है, कोई भी P पॉइंट है, या तो फील्ड के अंदर हो, सरफेस पर हो, या फिर बाहर हो, कहीं भी फील्ड हो, तो हमें यह देखना है कि वो उस पॉइंट पे, चाहे वो बाहर हो, चाहे सरफेस पर, चाहे अंदर में हो, कितनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ऐसे सवाल के रूप में बहुत सारी चीजें पूछी जाएगी, जैसे कोई पूछेगा कि वहां पे 4 कूलम की चार्ज डाल दिया तो बताओ कितना फोर्स लगेगा। अरे भाई, तो E निकाल लेंगे तो फोर्स होगा Q इंटू E, वो तो बात की चीज है, पहले हम लोग E तो निकाल लें, इसलिए सवालों पर अभी नहीं जाते हैं, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद सवाल तो बाएं हाथ का खेल है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले अंदर के पॉइंट पर फिर बाहर के पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स, राइट। कौन कौन पॉइंट्स हैं तो मैं आपको दे दूंगा, एक अंदर में ले लेता हूं, सरफेस पर ले लेता हूं, और बाहर में, मतलब सब कोई कहीं भी ले सकता हूं। केस लगाते हैं, केस 1, when point is inside the surface of cylindrical region, ठीक है, इस सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर में है, मान लीजिए ये P है, राइट, समझिएगा। और ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूं, एक जनरल डिस्टेंस स्मॉल r। अब P से जाने वाला एक पहले क्लॉज पाथ बनाते हूं, बना लिया गाइस। अब आप देखो ध्यान से, ये भी आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये भी जानना बड़ा जरूरी है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखिए, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है गाइस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और B बढ़ रही है, B क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो अपोजिशन, अपोज होना चाहिए। तो अगर मैं सपोर्ट करूं तो क्या होगा, सोचिए, अगर मैं ऐसे, अगर मैं करंट को दौड़ाऊं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे लूं, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज ऐसे दौड़ेगी, मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे हो रही है तो फील्ड अंदर ही होगी जो कि सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो फील्ड कैसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, मतलब करंट ऐसे होनी चाहिए, और करंट जिस डायरेक्शन में होती है ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो कोई टेंशन नहीं है इसमें, जो हम लोग पहले पढ़ते थे लेंज लॉ के बेसिस पर वैसे ही कर लेंगे, और फिर जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। तो हमें अपोज करना है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी अंदर है, तो हमें अपोज करने के लिए बाहर लाना पड़ेगा, तो ऐसे। तो इस तरीके से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में हर जगह पर टेंजेंट के डायरेक्शन में इस तरीके से प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो बहुत ही सिंपल निकालना। चलिए केस 1 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें भाई, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंड्यूस्ड, डायरेक्ट लिखा था ऐसे, d phi by dt, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं सब,
तो ये था क्लोज इंटीग्रल ई डी एल, राइट, ऐसा था। एंड व्हाट इज डी फाई बाई डी टी, यहां पे निकालने की कोशिश करते हैं। डी फाई, फाई कितनी होगी? अब फाई की बात करें तो ये भी कमाल का है, जिस रीजन में आप हो उस रीजन की फाई की बात हो रही है, तो बी इंटू एरिया, राइट, एरिया हम लोग लिखेंगे अभी, और ई डी एल, ई ऐसे और डी एल तो हम लोग ऐसे ही लेके चलेंगे तो 0 डिग्री, तो ई डी एल ऐसा। अब ए को बाहर कर लेते हैं, डी बी की जगह पर बी नॉट इंटू टी कर लेते हैं, और ई यहां पे मैं बाहर कर लेता हूं, क्योंकि ई कांस्टेंट होगा, हर आर पर ई की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी। ये अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो बी नॉट आ जाएगा, और ई, और ये डी एल क्या होगा? एल डी एल। अब समझना है डी एल का मतलब क्या हुआ, मतलब इस छोटे छोटे पाथ पर क्लॉज इंटीग्रल करना, ठीक है। पाथ का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा? पूरा लेंथ आ जाएगा, और पूरा लेंथ क्या होता है? 2 पाई आर, सो दिस इज 2 पाई स्मॉल आर, राइट, क्लियर है गाइस? हम एरिया चाहे तो लिख सकते हैं, बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? पाई से पाई कैंसल, एक आर से आर कैंसल, सो दिस इज बी नॉट आर बाई 2। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, कहां पे? अंदर के किसी पी पॉइंट जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अगर मैं सरफेस पे चले जाऊं तो सिमिलर बिहेवियर, जहां जहां स्मॉल आर है वहां वहां कैपिटल आर हो जाएगा, तो उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। केस 2 कर लेते हैं डायरेक्ट ही, एट द सरफेस, एट द सरफेस ई विल बी बी नॉट कैपिटल आर बाई 2। खूब अच्छे से क्लियर है गाइस, कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस 3 करते हैं, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द सरफेस। तो ऐसे केस में क्या होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां बाहर में हमें क्या करनी है? स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले काम, इसको इस तरीके से हम लोग क्लोज लूप बना लेते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ऐसा नहीं कि इसी रीजन में है, इसके चेंज की वजह से जो इफेक्ट हो रही है बाहर के रीजन्स में भी है, राइट। अब यहां पे देखिए, और गाइस ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हो सकती हैं, ऐसा मत समझना कि ये सारी चीजें कॉपी पे हो रही है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हुई हैं, तभी कहीं ना कहीं आपको एकेडमिक स्तर पर चीजें पढ़ाई गई हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा टाइम वेराइंग अगर फील्ड है तो बाहर में जो होगा, बाहर में कोई पॉइंट्स होगा तो वहां पे भी उसका इफेक्ट आता है, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो यहां की मैं बात करूं तो यहां पे भी ऑब्वियसली वैसे ही होगा, अंदर की तरफ है फील्ड यहां, तो उसके अकॉर्डिंग होना ऐसे चाहिए, लेकिन अपन को अपोज करना है तो इस तरह से, यानी ऐसे होगी, जस्ट पहले की तरह। अब यहां कमाल की बात यह है कि इसका रीजन तो कैपिटल आर में है, राइट। तो पूरे रीजन में गौर समझिएगा, पूरे रीजन में इंटीग्रेशन तो पूरे रीजन में करेंगे, मतलब ई इंटू डी एल का जो क्लॉज इंटीग्रल करेंगे पूरे रीजन में करेंगे, राइट। लेकिन जो फ्लक्स चेंज हो रही होगी, डी फाई बाई जो डी टी हो रही होगी, ऑब्वियसली बात है कि वो पूरे रीजन में तो नहीं हो पा रही है, वो तो इतना ही रीजन में भी है। मेरी बात गेट कर रहे हो? इतने ही रीजन में भी हो रही है चेंज। सो ये कमाल की बात है। अगर हम इसको आगे लिखेंगे तो यहां पे b इंटू एरिया, अब एरिया में क्या लिखेंगे, ये बड़ी कमाल की बात है, और ये तो 2 पाई स्मॉल आर ही लिखेंगे। b तो आपको पता ही है, b नॉट टी, और a आपको पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो आपको पता है सब बाहर हो जाएगा और b नॉट आ जाएगा, सो क्या हो जाएगा फाइनली, b नॉट पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसल, और यहां से e अगर हम निकालें तो हम पाएंगे भाई b नॉट बाई 2 स्मॉल आर, राइट, और कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। तो ये चीजें आपको दिख रही है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और जब अंदर के किसी पी पॉइंट पर थे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। मतलब ऐसा कुछ ग्राफ इसका बनेगा, मतलब सरफेस तक रहेंगे तो डायरेक्टली है, दिख रहा है ना, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और सरफेस पे जाएंगे तो कुछ और, ये सरफेस है, और सरफेस से जैसे ही बाहर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इस तरीके से ई और आर के बीच का ग्राफ होगा।
तो क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? क्या कुछ खास है क्या इसमें? कुछ भी खास नहीं है, लेकिन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप इसी में सवाल कैसे कैसे फ्रेम कर सकते हैं। सपोज करो कि आपको किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का एक दे दे, इस टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे चेंज कर दिए मैग्नेटिक फील्ड, या उसका रेट ही आपको सप्लाई कर दे, और फिर यहां से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चले जाए और कोई इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर कोई चार्ज ले ले, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम चार्ज ले ले, और फिर आपसे पूछे कि कितनी फोर्स लगेगी, तो बिल्कुल आप बता पाओगे। क्या करना है, सिंपल वहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेनी है, और उस जगह पर रखे गए चार्ज में फोर्स कितनी होगी, Q टाइम्स ऑफ E। और डायरेक्शन किधर होगी, ये भी बड़ी कमाल की बात है गाइज, हमेशा पहले डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालो, राइट। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक बार जज कर लोगे तो फिर आपका आंसर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? और ध्यान इस बात का रखना है कि फील्ड बढ़ रही है कि घट रही है टाइम के अकॉर्डिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है गाइस? तो चलिए, होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा सवाल करते हैं जो कि फेमस क्वेश्चन है। ये ऐसा है कि एक रीजन है, जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट दिया था उसी बेसिस पर लेता हूं, और यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड उसी तरीके से वेरी करा देता हूँ, राइट, इस तरीके से। और एक सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से वेरी कर रही है, राइट। सेंटर से यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मान लेता हूँ D, स्मॉल d मान लेता हूँ, और इसकी रेडियस कैपिटल R है, राइट। यहां पे एक रॉड रखी गई है AB, एक रॉड AB रखी गई है, इसकी लेंथ कुछ है L लेता हूं, जिस किसी भी के टर्म में, हालांकि L निकालना बेहद आसान है, बिकॉज अगर D मेंशन है तो L निकाल सकते हैं, राइट। तो ये ऐसा दिया गया है कि ये पूरी L लेंथ की है, ये डायमीटर से होके नहीं जा रही, कहीं नीचे से होके जा रही है। तो सवाल इस बात का है कि इस रॉड के एंड्स पे A और B के बीच कितनी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगी, और क्यों होगी वो भी मैं अभी क्लियर करूंगा। पहले सवाल ये है, फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड, राइट। ये हमें पूछा गया है। अब थोड़ी अकल लगाइए गाइज, सोचिए अगर मैं यहीं पे कहीं हूं, रॉड के इस जगह पे हूं, तो इस जगह पर सबसे पहले तो हमें एक इस तरीके से लाइन खींचना पड़ेगा। अब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, गौर समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस साइड में कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, जिसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आप देख सकते हो हर जगह पर, अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो यहां भी आपको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा इस तरीके से। अब जहां भी रहो वहां पे, इस साइड में रहूंगा तो यहां पे भी ऐसे खींचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब देखो, यहां पे रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, आप खींचो ऐसे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा एक ही इसी साइड में कोई ना कोई कंपोनेंट है, जिसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल है उस पर अगर पॉजिटिव है तो सामने की तरफ फोर्स, और निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब साफ जाहिर है कि यहां की इलेक्ट्रॉन जरूर यहां से ट्रैवल करेगी, मतलब एक नेट EMF तो जनरेटेड है ही। तो यही हमें निकालना है, राइट। तो फील आ रही है मैं जो समझाया, तो इसलिए यह सवाल सेट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। तो चलिए एक काम करते हैं, हमें निकालना है ना, तो सबसे पहले काम करते हैं गाइस, यहाँ पे हमें पता है कि किसी अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इंड्यूस होती है। तो ऐसा करते हैं, एक यहाँ से थीटा पे जा करके, और यहाँ से भी कोई डिस्टेंस जाना पड़ेगा, एक्स पे जा करके एक छोटी सी लेंथ dx ले लेता हूँ, छोटी सी लेंथ dx ले लेता हूँ। और यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि कितनी एक्स पे, छोटे से सेक्शन पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें अभी निकाला है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नियर स्मॉल सेक्शन, राइट। वो कितनी होगी, वो कितनी होगी, छोटी सी होगी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी नहीं होगी, EMF छोटी सी होगी। ये EMF नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो आपने देखा होगा कि वो क्या था, dB/dt और एरिया, ठीक है, और यहाँ R/2 यही था। और अपने एक्चुअली यहाँ पे देखा था, अगर अच्छे से dB/dt यहाँ निकालेंगे तो B0, ठीक है, तो B0 स्मॉल r/2, B0 स्मॉल r/2 यही होता था ना। आपने जस्ट पीछे के क्लासेस में देखा है, पीछे से के लेक्चर्स में देखे हैं आपने।
तो ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, राइट। अब मेरी बात अच्छे से समझिए, तो ये अंदर के पॉइंट पर है और ये आर कौन सा आर है, ये भी अपने आप इंपॉर्टेंट है। ये आर कौन सा आर है भाई, तो ये वाली आर है, ये वाली आर है, ये, राइट। तो अगर मान लीजिए गाइस, अगर मान लीजिए कि ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है, अगर आर निकालना चाहे तो अगर मैं कॉस थीटा लगा लूं तो ये डी बाई स्मॉल आर हो जाएगा। तो आर विल बी डी बाई कॉस यानी डी सेक थीटा, राइट। तो हम चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये डी सेक थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, क्लियर है। लेकिन ध्यान से मेरी बात समझेंगे, यहां पे लेंथ वेक्टर तो इस साइड में है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा गाइस, यहां पे फंसने का पूरा चांस है। यहां पे इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है टेंजेंशियली, राइट, और इस साइड में आपका क्या है, डी एक्स वैक्टर है। और ये ऐसा कुछ सिस्टम था, ये थीटा था, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो ई और डी एक्स के बीच कितनी एंगल है, ऑब्वियसली थीटा एंगल है, क्लियर है। ई और डी एक्स के बीच कितना है, थीटा। तो अगर मैं ईएमएफ निकालूं, छोटी सी ईएमएफ निकालूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एक्स लिखनी पड़ेगी, डॉट में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डी एक्स, वही तो मैं लिख रहा हूं। तो डी एक्स इंटू कॉस कितनी, थीटा, इज इट क्लियर। तो टोटल ईएमएफ निकालने के लिए ई को पहले डाल देते हैं यहाँ पे, बी नॉट डी सेक थीटा, और ऑलरेडी यहाँ कॉस थीटा है बाई 2 इंटू डी एक्स, सब कुछ लिख दिया। और बस टोटल ईएमएफ निकालने के लिए इंटीग्रेशन, तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नॉट डी बाई 2 डी एक्स। डी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, अब देखिए यहां से लेकर के आप यहां तक, लेकिन आप यहां से गए हो, यहां पे आप यहां से आगे गए हो, राइट। तो आपको करना क्या चाहिए कि 0 से लेकर के L/2 तक इंटीग्रेशन कर लो और उसका 2 गुना कर लो, क्योंकि हर जगह तो ऐड ही हो जाएगी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ाते, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी नॉट डी एंड डी एक्स का x फ्रॉम 0 to L/2, सो फाइनली ये हो जाएगा बी नॉट डी L/2। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे लिखा ये भी समझना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होती है ना छोटे से लेंथ पे, तो वो क्या होती है, ई इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आपने निकाला हुआ है, और डी एक्स आपको पता ही है, दोनों के बीच एंगल पता ही है आपको, तो कर लिया। क्या इसमें कोई ज्यादा टफ वाली चीज है क्या गाइस? बिल्कुल नहीं, ये आसान सवाल है। अब इसमें एक और वैरायटी के सवाल हम लोग करते हैं, पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, तो फिर एक छोटा सा वैरायटी और भी है जो आपके एनसीईआरटी में भी इस टाइप का एक सवाल दिया गया है। तो पहले आप इस सवाल को कर लीजिए, फिर उसके बाद एक छोटा सा सवाल और हम लोग करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। यह सवाल बहुत ही कमाल का सवाल है और आप सरप्राइज होंगे कि ऐसे सवाल आपके एनसीईआरटी में एडिशनल क्वेश्चंस में दी गई है। ठीक है, ये पूरी सवाल मैंने लिख रखा है, लंबा सवाल है इसलिए मैंने पहले ही लिख रखा था। पूरी सवाल को मैं फिल करवाता हूं, सवाल क्या है। ठीक है, सवाल इसको रहने दीजिए, मैं आप प्रैक्टिकली फिल करवाता हूं। देखिए हमारे पास एक रिंग है, राइट, एक ऐसे रिंग है और उस पर कुछ चार्ज है। तो चार्ज न दे करके चार्ज दिया भी जा सकता था, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी गई है। ठीक, एक हमारे पास रिंग है और एक लीनियर चार्ज डेंसिटी उसकी है। अब उस रिंग को हमने कैसे फिट किया है, तो एक डिस्क में, डिस्क के पेरीफेरी में लगा के फिट किया है। ठीक है, ताकि वो अगर हम रोटेट कराएं तो रोटेट कराने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, पूरे रिंग के पूरे रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी गई है। मैग्नेटिक फील्ड अगर रिंग की रेडियस कैपिटल आर है तो उसके स्मॉल आर जो कि कैपिटल आर से छोटी है उतनी ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर दी गई है और बीच से एक वायर ऊपर लटका दिया गया ताकि वो हम ऐसे रोटेट करें तो रोटेट कर सके आराम से। ठीक, यहां तक की सेटअप समझ में आ रही है। हमारे पास एक रिंग है, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी गई है बल्कि एक स्मॉल ए रीजन में, रेडियल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में दी गई है। यहां तक तो कहानी ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताइए, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डी बी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, तो बी कॉन्स्टेंट है तो डी बी बाई डी टी विल बी 0। सही है, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब देखिए टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिया गया।
जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ए रीजन में हमने दिया था उसको स्विच ऑफ कर लिए। अब स्विच ऑफ किए तो क्या हुआ होगा, पहले उसकी वैल्यू कुछ रही होगी, स्विच ऑफ करने के कुछ पल के बाद धीरे धीरे वो कम हो गई होगी और जीरो हो गई होगी। तो जिस पल स्विच ऑफ किया गया उसके कुछ देर के बाद तक मैग्नेटिक जो फील्ड है क्या वो वैरी करी होगी, बिल्कुल टॉप से जीरो हुई होगी। तो उस बीच में कुछ ना कुछ तो वक्त लगा होगा। तो उस पल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम वेराइंग है। तो अब क्या उस पल भर के वजह से, हालांकि वो बहुत ही इंस्टेंट ऑफ टाइम में होगा, उस पल भर की वजह से क्या अचानक से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कंडक्टर है, जो रिंग है, क्या उसके इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना चालू करेंगे, बिल्कुल दौड़ना चालू करेंगे, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस है, राइट, चार्ज है उस पर, तो क्या उस चार्ज के हर इंडिविजुअल पर क्या फोर्स लगना चालू होगा, बिल्कुल। तो क्या अचानक से वो घूम जाएगा, हिल जाएगा, झटका लगेगा उस पर, एक एंगुलर झटका लगेगा उस पर, बिल्कुल लगेगा। समझ पा रहे हो, मतलब पहले फील्ड दे रखा था, कोई फील्ड में चेंजिंग नहीं थी, स्विच ऑफ करेंगे तो फील्ड अचानक से पल भर के लिए चेंज करेगा, जिसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। और चूंकि चार्ज रिंग पे रखी गई है तो उस पर हर इंडिविजुअल पर एक फोर्स लगेगा और फोर्स लगने से टॉर्क लगेंगी, टॉर्क लगने से रोटेट करेगी। क्लियर है? तो सवाल यही है कि किस ओमेगा से वो रोटेट करेगी, उसका ओमेगा क्या होगा। सवाल पूरा पढ़िए। ए लाइन चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज वुंड अराउंड एन इंसुलेटिंग डिस्क ऑफ मास m। जो डिस्क है उसकी मास m है, उसके चारों बगल ऐसे कर दिया है मैंने, एक मैनेज किया बस, उसकी रेडियस कैपिलर है, विच इज देन सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर सो दैट इट इज फ्री टू रोटेट। In central region of radius A, there is a uniform magnetic field B naught. Now the magnetic field is switched off, which causes the disk to rotate. क्यों रोटेट करेगी वो मैंने आपको फील करवाया। Find the angular speed with which disk starts rotating. This is very fantastic question. अब गाइस ऐसे सवालों में जहां पे एक पल भर के लिए कोई फोर्स लगती है, झटका लगता है, तो आपको याद होगा इंपल्स, ये चीजें आपको याद होगी कि जब भी कोई रस्सी ढीली होती थी, अगर कोई फोर्स अचानक से लगा, झटका लगा, तो वहां पे हम लोग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यूज करते थे। अगर यही चीज रोटेशन में हो रही है तो वहां पे एंगुलर इंपल्स यूज करते हैं। और जनरली जो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम होती है, अगर आपको अच्छे से याद हो, तो जो इंपल्स होती है, ठीक है, जो इंपल्स नॉर्मल फोर्स वाली मैं बात कर रहा हूं, F इंटू dt जो होती है, इसकी इंटीग्रेशन, ये होती है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और एंगुलर इंपल्स होती है तो टाउ इंटू dt, वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, राइट, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इज इट क्लियर? तो ये चीजें होती है गाइज। तो देखते हैं, इसमें पहले तो टॉर्क निकालना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ये सब चीज सोचनी पड़ेगी क्योंकि चीजें वही है। अब गौर से देखिए, सबसे पहली बात कि यहां पे है ना, ये तो स्मॉल ए रीजन में है, फील्ड तो इतने ही रीजन में चेंज हो रही है, राइट, लेकिन यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। तो मैंने आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करी है, चलिए मैं फिर से बनाता हूं उसको। तो E इंटू पूरी लंबाई क्या है, 2 पाई r, डायरेक्ट लिखता हूं, राइट, E इंटू 2 पाई r, एंड दिस इज डी फाई बाई डी टी। E इंटू डी एल का इंटीग्रेशन, क्लॉज इंटीग्रेशन याद होगा, तो E इंटू डी आर का क्लॉज इंटीग्रल, तो यानी 2 पाई r हो जाएगा, एंड दैट इज डी फाई बाई डी टी की मैग्नीट्यूड। डी फाई बाई डी टी तो इसी रीजन में हो रही है, तो डी फाई बाई डी टी, फाई को हम b इंटू एरिया लिख सकते हैं, राइट, तो एरिया तो फिक्स्ड है तो उसको बाहर कर लेते हैं, एरिया को लिख लेते हैं पाई ए स्क्वायर, पहले बाहर करते हैं फिर, और डी बी बाई डी टी, बी चेंज करेगी, हाँ उस पल भर में चेंज करेगी, उसकी मैक्स वैल्यू बी नॉट से कहां तक हो जाएगी, 0। इज इट क्लियर? तो इसके जगह पर मैं क्या लिख पाऊंगा, पाई इंटू स्मॉल ए स्क्वायर। यहां तक में तो कोई इश्यू नहीं है गाइस, यहां तक में तो काफी अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों का। राइट, अब मेरे को एक चीज बताइए, इस पर हर एक छोटे छोटे सेक्शन पे हम चार्ज देख लेंगे, राइट। तो टोटल इस पे अगर हम चार्ज देखें, टोटल चार्ज देखें तो 2 पाई r इंटू लैम्डा होगी। टोटल चार्ज कितनी होगी, 2 पाई r इंटू लैम्डा। तो ऑब्वियसली बात है कि देखिए कोई भी रिंग होती है ना, रिंग के हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही होगी, नो डाउट। तो फोर्स कितनी लगेगी, Q इंटू ई। अब आप छोटा सा सेक्शन ले लो, देखो कॉमन सेंस से कि छोटा सा सेक्शन dq ले ले और e कर ले, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e तो कांस्टेंट है, और dq का इंटीग्रेशन का मतलब टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज इंटू डायरेक्ट e करने में कोई बुराई नहीं है, राइट। तो फोर्स बताएंगे क्या होगा, फोर्स ऑन रिंग, ठीक है, फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, में डायरेक्ट लिखता हूं छोटा सा फोर्स, जो भी फोर्स लग रही है, तो ये होगी Q टाइम्स ऑफ E।
और Q टोटल में निकालो, हालांकि होना ऐसा चाहिए था छोटे से सेक्शन पर डी क्यूब इंटू ई उस जगह इंटीग्रेशन, राइट। सो कुछ खास है नहीं, मैं डायरेक्ट यूज करता हूं, तो Q की जगह पर 2 लैम्डा इंटू 2 पाई आर एक्चुअली, तो ये हमने लिख दिया। और E तो अभी आपने निकाला हुआ है, ये रहा। तो कुछ चीजें कटी हैं, पाई लैम्डा ए स्क्वायर डी बी बाई डी टी, तो ये हमने छोटा फोर्स निकाल लिया रिंग पे। अब हमें टॉर्क चाहिए, क्योंकि यहां पे जो इंपल्स एक्ट करेगा वो एंगुलर, क्योंकि वो जो इफेक्ट हो रही है उससे एंगुलर मोशन हो रही है उसमें, राइट। तो हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क कैसे निकालोगे? अब देखो टॉर्क कैसे निकालोगे रिंग पे। देखिए हर छोटे छोटे सेक्शन पे मान लीजिए छोटा छोटा फोर्स लगा डीएफ, राइट। तो यहां पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, हर सेक्शन पे तो काम वही है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। फोर्स चूंकि हर समय बदल रही है डायरेक्शन में, नो डाउट, लेकिन जहां भी होगी आर और डी, आर और ये हमेशा परपेंडिकुलर, तो डी एफ इंटू आर, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो समझ रहे हो टोटल फोर्स इंटू आर, टोटल फोर्स इंटू आर। चलिए तो टॉर्क निकाल लेते हैं, राइट। तो टॉर्क होगी फोर्स इंटू उसकी पूरी आर। फोर्स अभी आपने निकाला हुआ है, पाई लैम्डा ए स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी इंटू आर। सो दिस इज द टॉर्क। टॉर्क निकाल लिया, अब एंगुलर इंपल्स यूज करेंगे। तो एंगुलर इंपल्स क्या होगी? झटका लगाए तुरंत, तो एंगुलर इंपल्स जो होती है वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये रोटेशन का है, राइट। और एंगुलर इंपल्स होती है इंटीग्रेशन टाउ डी टी, राइट, मैंने बताया था ये। और ये आई ओमेगा की इक्वल होगी, क्लियर, आई ओमेगा की इक्वल। अब देखिए टाउ क्या है, टाउ तो आपने निकाला हुआ है, पाई लैम्डा ए स्क्वायर डी बी इंटू आर डी टी, और ऑलरेडी डी टी। आई क्या होगा? आई तो पूरे सिस्टम का होगा जो रोटेट कर रही है, रोटेट तो कर रही है रिंग, क्योंकि रिंग पे के पेरीफेरी पर लगा गया है, सॉरी रोटेट तो कर रही है डिस्क, क्योंकि डिस्क के पेरीफेरी पर लगाया गया रिंग को। अच्छा, लेकिन रिंग की कोई मास वास नहीं है, तो केवल हम लोग इस डिस्क के मास को ही कंसीडर करेंगे जिसकी मास m है और रेडियस r है। तो डिस्क का क्या होगा? एम आर स्क्वायर बाई 2, सेंटर के टू बार्स अगर रोटेट कर रही है, ओमेगा हमें चाहिए, dt से dt कैंसल, पाई लैम्डा ए स्क्वायर r। और ये देखिए कमाल की बात है, dv, dv की वैल्यू पहले क्या थी? b नॉट, बाद में क्या हो गई है? 0। अब हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, इसलिए हम लोग माइनस साइन को नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो dv क्या हो गया यहाँ पे? b, dv का इंटीग्रेशन b फ्रॉम b नॉट टू 0, तो फाइनली 0 माइनस बी नॉट, तो फाइनली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे b नॉट, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ गाइज। सो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो फाइनली हम लोग देख पा रहे हैं एक आर से एक आर कैंसल, तो ओमेगा हमें क्या दिख रहा है? 2 पाई लैम्डा ए स्क्वायर बी नॉट बाई एम आर, right? So this is the omega acquired by the ring plus disc system. Clear है guys? So this is very good question, ठीक है। और ऐसे सवाल जैसा कि मैंने बताया आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो होपफुली गाइज इन सबसे आपने काफी अच्छे कंसेप्ट सीखे होंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब गाइज यहाँ पे हम लोग वीडियो सेशन को करते हैं खत्म, और इस तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जहां पे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस होती है, और उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग कैसे सवाल फ्रेम कर सकते हैं, आपने ये भी देखा। अब गाइज मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्फ इंडक्शन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज एडी करंट, EDD करंट, जिसे हम लोग फोकाल्ट करंट भी कहते हैं। तो मिलते हैं गाइज जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में, जहां पे हम लोग एडी करंट पढ़ेंगे, और उसके बाद कमिंग वीडियो सेशन में गाइज हम लोग सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में डिटेल चर्चा करते रहेंगे, ठीक है।